हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या के बारे में। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रतिष्ठित व्याख्या हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो नया स्टार्ट करते हैं आधुनिक व्याख्या के बारे में। तो आधुनिक व्याख्या के अंतर्गत देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री तो ये मानते थे कि उत्पत्ति ह्रास नियम सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही लागू होता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि के क्षेत्र में ही लागू नहीं होता, बल्कि उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, क्योंकि उत्पत्ति के साधन सभी साधन सीमित हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उत्पत्ति के साधन सीमित नहीं हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पत्ति के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, खनन, भवन निर्माण या मछली पकड़ना आदि सभी क्षेत्रों में लागू होता है। उत्पत्ति समता नियम एक सैद्धांतिक कथन है जो व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं होता, तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम भी अविभाज्य साधनों के पूर्ण उपयोग होने तक ही लागू होता है। अंततः उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। इस नियम को अनुपातों का नियम, प्रतिफलों का नियम या उत्पादकता ह्रास नियम भी कहते हैं। और आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि उत्पत्ति समता नियम तो एक सैद्धांतिक धारणा है जो वास्तविक जीवन में लागू नहीं होता, और उत्पत्ति वृद्धि नियम भी वास्तव में तभी तक लागू होगा जब तक अविभाज्य साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाता। यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्री यह कहते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम अल्प अवधि के लिए क्रियाशील होता है, बहुत ही अल्प अवधि के लिए लागू होता है, और उसके पश्चात अंतिम रूप से उत्पत्ति ह्रास नियम ही क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम एक तर्क संगत अनिवार्यता है जो अंतिम रूप से लागू होगा ही होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों की कुछ इकाइयों को परिवर्तित रखकर और शेष साधनों की इकाइयों को स्थिर रखने पर प्रारंभ में सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन और औसत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, किंतु एक निश्चित बिंदु के पश्चात सीमांत उत्पादकता में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि चूंकि जैसे ही उत्पत्ति के साधनों में हम परिवर्तन करेंगे तो एक सीमा तक प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसके बाद भी हमने साधनों की मात्रा में वृद्धि की तो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम शुरू से ही क्रियाशील हो रहा है। जैसे ही हमने साधन लगाए, लगातार प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। टेबल में मैंने आपको बताया था पहली यूनिट पर हमारा प्रोडक्शन कितना था, 20 था। ऐसे करके वो लगातार टोटल प्रोडक्शन कम होता जाता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं टोटल प्रोडक्शन में पहले वृद्धि होती है, उसके पश्चात गिरावट प्रारंभ हो जाती है। तो टेबल देखते हैं हम। पहली यूनिट पर टोटल प्रोडक्शन है 10, दूसरी यूनिट लगाने पर टोटल प्रोडक्शन हो जाता है 30, तीसरी इकाई पर कुल उत्पादन 60, चौथी यूनिट पर 80 और फिर पाँचवीं यूनिट पर कुल प्रोडक्शन हो जाता है 90 के बराबर। अगर इसके पश्चात भी यहाँ पर साधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका है, लेकिन इसके पश्चात भी हम इकाइयों में वृद्धि करते जाते हैं, तो कुल प्रोडक्शन देखिए आप छठी इकाई पर 90 के बराबर ही प्राप्त हो रहा है हमें, और सातवीं और आठवीं इकाई में कुल उत्पादन लगातार घटता जा रहा है। तो इस प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्शन हम देखें तो पहले आप देखिए 10, 20, 30, उसके पश्चात घटना प्रारंभ हो गया है 20, 10 और 0, लेकिन इसके बाद भी चूँकि प्रोडक्शन जारी है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन, क्योंकि इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जा रही है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्शन ऋणात्मक हो गया है -10 और -20 के बराबर। इसी प्रकार से आप देखिए औसत उत्पादन 10, 15, 20, 20
18, 15, 12 और 8 के बराबर है। तो यहाँ पर इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम स्टेज में डिवाइड करते हैं। स्टेज में आप देखिए, फर्स्ट स्टेज हमारी है चौथी यूनिट तक, सेकंड स्टेज है 5वीं और 6ठी इकाई तक, इसके बाद थर्ड स्टेज हमारी आती है 7वीं और 8वीं इकाई तक। तो ये स्टेजेस हमने किस लिए डिवाइड की है, इसे हम आगे क्लियर करते हैं। तो आप देखिए, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद स्टेजेस को क्लियर करते हैं। डायग्राम में आप देखिए, रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर हमने यूनिट ली है और ओ वाई अक्ष पर प्रोडक्शन को दर्शाया गया है। ओ एक्स अक्ष पे यूनिट हमारी मैक्सिमम थी 8, तो 1 से लेके 8 तक यूनिट हमने ली है यहाँ पर। और प्रोडक्शन में देखिए आप, 90 प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम था, तो 90 तक प्रोडक्शन हमने यहाँ पर लिया है। इसके बाद देखिए आप, तीनों चीज़ हमने यहाँ पर शो की है, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन की जहाँ तक हम बात करें, आप देखिए टोटल प्रोडक्शन लाइन 90 तक बढ़ती है, उसके बाद 90 पे स्थिर है और फिर कम हो जाती है 80 और 70 पे। यानी कि ये दर्शा रहा है कि पहले तो कुल उत्पादन बढ़ा है, उसके बाद स्थिर और फिर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में आप देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ा है तीसरी यूनिट में और उसके बाद गिरना प्रारंभ हो गया है, 6ठी इकाई पर 0 पहुंचा और 7वीं और 8वीं इकाई में ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने डायग्राम देखा। इसी को हम आगे क्लियर करते हैं। इसी में हमने स्टेज लगाई है डायग्राम में। देखिए आप, चौथी इकाई पर हमारी फर्स्ट स्टेज क्लियर होती है और 6ठी इकाई पर सेकंड स्टेज हमने लगाई है। 6ठी इकाई के बाद थर्ड स्टेज को यहाँ पर शो कर रहा है ये। तो इस प्रकार से 3 जो स्टेजेस हैं वो हम यहाँ शो करते हैं। पहली चौथी इकाई तक पहली अवस्था, प्रथम अवस्था, 6ठी इकाई तक दूसरी अवस्था और 7वीं इकाई और 8वीं इकाई में तीसरी अवस्था हमने यहाँ पर क्लियर की है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये अवस्थाएं किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं प्रथम अवस्था से। देखिए, प्रथम अवस्था में स्थिर या अविभाज्य साधनों का पूर्ण प्रयोग होने के कारण औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन बढ़ता जाता है। तालिका में यह चौथी इकाई तक है। देखिए, अब मैं तालिका पे जा रही हूँ, फिर से आप ध्यान दीजिए, तालिका में चौथी इकाई तक है और पहली अवस्था ऐसी है जहाँ पर कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों बढ़ते हैं। देखिए, हम तालिका में जाते हैं फिर से। देखिए, तालिका में चौथी इकाई तक देखिए आप, कुल उत्पादन बढ़ा है 10, 30, 60 और 80। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ा है और एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो चौथी इकाई तक हमारी फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था यहाँ पर क्लियर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीय अवस्था। इस अवस्था में उत्पादन का कोई भी साधन अप्रयुक्त नहीं रहता। इसी अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है तथा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। तालिका में यह 6ठी इकाई तक है। देखिए, द्वितीय अवस्था ऐसी अवस्था है, तालिका में चलते हैं हम। द्वितीय अवस्था आप देखिए, सेकंड जो स्टेज हमने लगाई है 5वीं और 6ठी इकाई तक, इसमें आप देखिए टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुका है 90 के बराबर और 6ठी इकाई के बाद गिरना प्रारंभ हो रहा है। ये ध्यान दीजिए आप, मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पर 0 हो जाता है और एवरेज प्रोडक्शन भी गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये अवस्था हमारी कहलाएगी द्वितीय अवस्था, जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, वहाँ तक ये अवस्था रहेगी। तालिका में ये 6ठी इकाई तक हमने बताई है। तीसरी अवस्था की यदि हम बात करें तो इस अवस्था में जैसे जैसे साधनों की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, स्थिर एवं अविभाज्य साधन कम पड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में गिरावट प्रारंभ हो जाती है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तालिका में यह 7वीं और 8वीं इकाई के बराबर है। यानी कि द्वितीय अवस्था के बाद भी, यानी कि 6ठी इकाई के बाद भी यदि उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों में लगातार वृद्धि की जाएगी तो कुल उत्पादन घटने लगेगा। देखिए आप 7वीं और 8वीं इकाई में
जैसे ही उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों में हमने यहाँ पर वृद्धि की है, कुल उत्पादन घट गया है, 90 से घट के 80 और 60 मिला है। और इसी अवस्था में सीमांत उत्पादन माइनस हो चुका है, -10 और -20, और औसत उत्पादन भी लगातार घटता जा रहा है। तो ये तृतीय अवस्था है जिसमें कुल उत्पादन घटने लगता है। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेजेस हमने यहाँ पर देखी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। यदि हम बात करें कि तीनों में से कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है या कौन सी अवस्था में एक उत्पादक को उत्पादन करना चाहिए, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहली अवस्था में लगातार जैसे ही साधन लगा रहे हैं, प्रोडक्शन की मात्रा में, उत्पादन की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो ऐसी अवस्था में यदि एक उत्पादन अपना उत्पादन रोक दे तो ऐसी उसे हम क्या कहेंगे? ऐसी अवस्था में हम उसे कहेंगे, क्योंकि एक विवेकशील उत्पादन करता ऐसी अवस्था में उत्पादन नहीं रोकेगा जब उसे साधन लगाने पर लगातार अधिक मात्रा में प्रोडक्शन मिल रहा है। अगर फिर भी वो प्रोडक्शन रोक देते हैं तो उसे एक अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कहा जाएगा। तो प्रथम अवस्था को अविवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था कह सकते हैं। तीसरी अवस्था में आप देखिए, मैंने अभी बताया आपको, लगातार माइनस में प्रोडक्शन मिल रहा है, कुल उत्पादन भी माइनस में हो रहा है, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन घटता जा रहा है। ऐसी अवस्था में यदि एक उत्पादनकर्ता उत्पादन जारी रखता है तो उसे हानि का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसे आर्थिक मूर्खता की अवस्था कहा जाएगा। एक उत्पादनकर्ता इस अवस्था में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा। लेकिन द्वितीय अवस्था जो हमने देखी, इस अवस्था में उत्पादन का कोई भी साधन अप्रयुक्त नहीं है। कुल उत्पादन की यदि हम बात करें तो कुल उत्पादन मैक्सिमम हो चुका है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में गिरावट प्रारंभ हो गई है। तो द्वितीय अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें एक विवेकशील उत्पादनकर्ता उत्पादन जारी रखेगा। तो इस प्रकार से एक विवेकशील उत्पादनकर्ता को द्वितीय अवस्था में ही उत्पादन करना चाहिए। इसी अवस्था में उसका लाभ अधिकतम होगा, इसे आर्थिक उत्पादन की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय अवस्था उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अवस्था है जिसमें एक उत्पादक को अपना उत्पादन जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस नियम के अंतर्गत जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि की जाती है, प्रति इकाई लागतें बढ़ती हुई होती है, जिसके फलस्वरूप औसत लागत व सीमांत लागत दोनों बढ़ती हैं। यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि जैसे जैसे इस नियम के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, प्रति इकाई लागतें लगातार बढ़ती जाएंगी, जिसके फलस्वरूप औसत लागत भी बढ़ेगी, यानी कि एवरेज कॉस्ट भी बढ़ती हुई मिलेंगी और मार्जिनल कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जाएंगी। तो इस प्रकार से उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत प्रोडक्शन उत्पादन में लगातार गिरावट प्रारंभ हो जाती है, जबकि लागतों में लगातार वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। तो लागत वृद्धि नियम यहाँ क्रियाशील होता है। इस प्रकार से ये उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या हमने यहाँ पर देखी। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। अति आवश्यक होने पर घर से बाहर निकलें और अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। साथ ही सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।